Hi friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, this is lecture number 35 in the Ancient History segment and we are into part 6 of the Vedic culture. And today we are going to discuss about the geographical expansion of the Vedic Aryans. वैदिक पीरियड के भौगोलिक विस्तार की हम बात करेंगे, जो आर्यंस थे उनके भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमने जब वैदिक कल्चर की शुरुआत की थी, वैदिक पीरियड की शुरुआत की थी, पढ़ना जब शुरू किया था, तो पहले वीडियो से ही हमने बताया था कि जो वैदिक पीरियड है, ठीक है, तो इसके बारे में हमने अलग अलग पॉइंट्स बनाए थे। टाइम पीरियड की बात की थी हमने, ठीक है, हाँ, कालक्रम की यानी समय की बात की थी, कब से कब तक है वैदिक पीरियड, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी ओरिजिन की, ठीक है। उसके बाद हमने बात कर ली थी सोर्सेज की, यानी स्रोतों की, ओरिजिन उत्पत्ति की बात की थी। और लास्ट में हमें बात करना है आज फीचर्स, और फीचर्स में भी अभी एक ही एस्पेक्ट आज बात करेंगे, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करेंगे, भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे। तो हमने जो पढ़ा था टाइम पीरियड, देखिए एक बार समझ लीजिए इसको कि वैदिक पीरियड जो है उसका टाइम पीरियड, हाँ, दो पार्ट में रखा गया। पूरा तो अगर देखा जाए तो 1500 बीसी से 1500 बीसी टू 600 बीसी जो वैदिक पीरियड का टाइम है, 1500 टू 600 बीसी ये टाइम है। लेकिन ये भी दो पार्ट में बटा हुआ है, एक तो पूर्व वैदिक काल या जिसे हम ऋग्वैदिक पीरियड भी कहते हैं, और एक उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल जो है वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक है, ठीक है, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वैदिक काल को ही पूर्व वैदिक काल कहते हैं, ये तो आपको जानना चाहिए, पहले भी मैं बता चुका हूं। और फिर 1500 टू 1000 पूर्व वैदिक काल है, बीसी 1500 बीसी टू 1000 बीसी, और फिर 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक जो है वो उत्तर वैदिक काल है। तो इसके बारे में हमने जाना था, अभी मैं बताऊंगा, फिर लिखूंगा अभी, ठीक है। ओरिजिन की बात हम कर चुके थे, यानी इस पीरियड की अगर बात करें तो उत्पत्तिकर्ता कौन थे भाई, तो आर्यंस को हमने बता दिया था, हाँ। और आर्यंस के ओरिजिन को, वो ओरिजिनल कहाँ के निवासी थे, मूल निवासी कहाँ के थे, तो इनके बारे में भी अलग अलग स्कॉलर्स की बात थी। जैसे दयानंद सरस्वती और परजिटर ने कह दिया कि भाई वो तिब्बत के थे, हाँ। ओल्डनबर्ग, कील और एडवर्ड मेयर ने कहा कि पामीर था, पामीर से थे, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग लोगों ने, अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग बातें की। उसमें मैक्स मुलर ने कहा कि सेंट्रल एशिया से ये थे, और मैक्स मुलर का जो ओपिनियन है दैट इज द एक्सेप्टेड ओपिनियन, वो मान्यता प्राप्त है, उसी को माना जाता है कि सही है, हाँ। सेंट्रल एशिया से कहा था उन्होंने कि मध्य एशिया से जो है वो आर्यंस आए थे। तो ये पूरा एक ओरिजिन के बारे में भी हमने एक पूरा वीडियो डिस्कस कर लिया था, तो ये पॉइंट भी खत्म हो गया था। सोर्सेज की जहां तक बात करें तो सोर्सेज में हमने बताया था कि किसी भी सभ्यता को अगर जानना है तो दो तरह के सोर्सेज होंगे, किसी भी सिविलाइजेशन को जानना है, एक तो लिटरेरी सोर्सेज होंगे, दूसरे सोर्स क्या होंगे, दूसरे होंगे आर्कियोलॉजिकल, यानी कि पुरातात्विक सोर्स होंगे, एक साहित्यिक सोर्स और एक पुरातात्विक सोर्स। सोर्स कहें, हिंदी में स्रोत कह सकते हैं। तो ये दोनों था। तो हमने पुरातात्विक स्रोतों में कुछ अभिलेखों की बात की थी, हाँ। एक तो बोगस गोई जो कि एशिया माइनर का अभिलेख था, जिसमें हमने बता दिया था कि भाई वहां पे दो कबीले हैं और उन दोनों कबीलों में लड़ाई होती है और 4 वैदिक देवताओं की जो है उसमें कसम खिलाई जाती है। तो उस अभिलेख में है इंद्र, वरुण, नासत्य, हाँ, और वो इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र 4 देवता हैं। उनकी उसमें जब ट्रीटी होती है, लड़ाई दो कबीलों में, एक हित्ती कबीला है, एक मितन्नी कबीला है, दोनों में लड़ाई होती है। लड़ाई के बाद एक ट्रीटी होती है, और ट्रीटी जो होती है उसमें शपथ दिलाई जाती है 4 देवताओं के नाम से, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। नासत्य को ही अश्विन भी बोलते हैं, अश्विन देवता। तो वैदिक देवताओं के नाम से वहां ट्रीटी होती है। तो ये मैंने बताया था, पूरा वीडियो में ही है, सोर्सेज जब मैंने शुरू किया था तो वो बोगस गोई का था, एशिया माइनर का है, हाँ। और वो
1400 बीसी का एक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। उसके बाद 1600 बीसी का भी एक कस्सी का अभिलेख है या कस्सी का इंस्क्रिप्शन है जो कि है ईरान का, और उसमें बताया गया है कि 1600 बीसी में अ ब्रांच ऑफ ईरानी आर्यन केम टू इंडिया, ये उसमें बताया गया। उसके अलावा हमने जब साहित्यिक स्रोतों की बात की थी, जब हमने लिटरेरी सोर्सेज की बात की थी, तो उसमें हमने वेद बताया था, हाँ, ब्राह्मण बताया था, वेद ब्राह्मण, हाँ, और उसके बाद जो वैदिक संहिता हमने बताया था कि वैदिक संहिता है, देख लीजिए एक बार, वैदिक संहिता लिखते हैं इसको। तो इसमें हमने बता दिया था क्या क्या, वेद बताए थे, वेदास, ब्रह्मणास, ठीक है, और ब्रह्मणास के बाद अरण्यका, और उसके बाद उपनिषद। तो ये 4 चीजें वैदिक संहिता में आते हैं, ठीक है। 4 जो साहित्यिक सोर्स हैं ये वैदिक संहिता है। तो इसमें वेदों में भी हमने 4 वेद की चर्चा कर दी थी, ऋग्वेद, सामवेद, हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो चारों पे हम चर्चा कर चुके हैं। ब्राह्मणस क्या है, क्योंकि वेद संस्कृत में लिखे गए हैं। ब्राह्मणस क्या है, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदास है, ये मैं बता चुका हूं। अरण्यका क्या है भाई, अरण्यका जो है ये हम बता चुके हैं कि अरण्यका जो है ये जंगलों में रहकर स्टूडेंट के द्वारा, सन्यासियों के द्वारा जंगलों में रहकर वहीं पर पढ़कर वहीं पे लिखा गया। तो और इसमें फिलोसॉफिकल मतलब दार्शनिक और रहस्यवादी बातें हैं, तो ये अरण्य कहा गया, क्योंकि अरण्य का मतलब ये होता है फॉरेस्ट, जंगल। उसी तरह उपनिषद की बात हुई थी, तो उपनिषद में भी दार्शनिक बातें ही हैं, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में। तो इसमें भी, लेकिन इसमें है कि उपनिषद का मतलब होता है, उप का मतलब होता है नजदीक, पिछले वीडियो में ही मैंने पूरा कराया हुआ है उपनिषद पे। नी का मतलब होता है श्रद्धा, डेडिकेशन, और शद का मतलब होता है बैठना, नजदीक बैठने को लेकर है, श्रद्धा से नजदीक बैठना, टू सिट डाउन क्लोजली विद डेडिकेशन। तो किसके नजदीक बैठना, तो गुरुओं के नजदीक बैठना, उनके साथ वार्तालाप करना, ठीक है, कन्वर्सेशन करना, और उसी कन्वर्सेशन को एक रिटन फॉर्मेट में तैयार कर देना, ये है उपनिषद, ठीक है। ये मैं बता चुका हूं, उपनिषद इज द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ वेदास, यानी कि कंक्लूडिंग पार्ट है, तो इसको यानी कि एंड ऑफ द वेदास जिसको बोलेंगे, यानी कि वेदों का अंत, तो इसको वेदांत भी कहा गया। ये सारा हम चर्चा कर चुके थे बहुत ही डिटेल में, पीछे आप वीडियो में जाएंगे तो आपको ऋग्वेद पर एक वीडियो मिलेगा, फिर आपको बाकी 3 वेद जो हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस पे आपको वीडियो और भी मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। एक वीडियो में आपको मिलेगा ऋग्वेद, फिर आपको यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पे मिलेगा एक और वीडियो, उसके बाद उपनिषद पे मिलेगा। और इसको हमने टेबल में एक साथ बना के किस वेद के कौन सा ब्राह्मण है, किस वेद के कौन से अरण्यक हैं, फिर किस वेद के कौन से उपनिषद हैं, इसका एक टेबल पूरा मैंने पिछले वीडियो में पूरा करा दिया था, ठीक है। ये तो था समझने के लिए, ठीक है। और ये भी था कि वेदों में ऋग्वेद है, ऋग्वेद, और उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद ही केवल अर्ली वैदिक पीरियड की जानकारी देता है, उसके बाद जितने भी वेद हैं ऋग्वेद के अलावा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणास, अरण्यका, ये तो आपको वैदिक संहिता में आ गए। तो ये ब्राह्मणास, अरण्यका, उपनिषद, ये सारे एक ऋग्वेद को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो लेटर वैदिक पीरियड के हैं, यानी कि उत्तर वैदिक काल के हैं। तो यहां तक हम कर चुके थे। आज हम जब बात करेंगे फीचर्स की, देखिए समझाना बहुत जरूरी होता है, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के पहले उसके पृष्ठभूमि के सबको, उसके पृष्ठभूमि को, उसके बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। तो क्योंकि देखिए ये जो अभी हम पढ़ेंगे फीचर्स, तो फीचर्स को देख लीजिए, बेसिकली क्या है फीचर्स। जब हम देखेंगे तो फीचर्स यानी विशेषताओं की बात है, और विशेषताओं में क्या होगा, विशेषताओं में ये इसमें भी कई एस्पेक्ट हैं। अभी हम ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करेंगे, फिर इस फीचर्स में हम सोसाइटी की भी बात करेंगे, फिर उसके बाद रिलीजियस प्रैक्टिसेस की भी बात करेंगे, इकोनॉमी की भी बात करेंगे, बहुत सारी बातें इसमें करनी है। आज जो हम बात कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की, ठीक है। तो अभी ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की हम शुरुआत करते हैं। और एक चीज मैं बता दूं कि जब हम ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करेंगे, देखिए थोड़ा इसको समझना जरूरी है कि जब हम वैदिक पीरियड को पढ़ते हैं, देखिए ये बहुत ही जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की बात होगी ना,
ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी और फिर यूपीपीसीएस या और भी पीसीएस के जो एग्जाम होंगे उसमें इससे जो यूपीएससी तो कॉन्सेप्चुअल ही बनाएगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे बनाएगा। जैसे यूपीएससी बनाएगा कि भाई, अभी मैं बताता हूं कि मान लीजिए कि अभी हमको करना है ये ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं पूरा, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, ठीक है, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन वैदिक पीरियड का। तो अब देखिए ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की जहां तक बात है, ये तो एक पक्ष हो गया, मैंने कहा था फीचर्स में। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के अलावा हम बात करेंगे आगे के वीडियो में, आज तो सिर्फ इस पे बात होगी, सोसाइटी पे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे, इकोनॉमी पे अलग अलग बातें होंगी, ठीक है। तो अब ये एक पक्ष है। तो मैं ये बता रहा था कि देखिए अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो वैदिक पीरियड का दो पार्ट है, ये तो आप जान रहे हैं, ठीक है, आप ये समझ रहे हैं। एक तो ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक पीरियड, और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। दोनों का जो टाइम है ये मैं अभी मैंने बताया, पहले भी बता चुका हूं, 1500 टू 1000 बीसी ये है आपको, फिर 1000 टू 600 बीसी, और पूरा क्या होगा 1500 टू 600 बीसी। तो ये दो पार्ट में है। अब मैं ये बता रहा हूं कि एक पॉइंट ये हो गया फीचर्स में ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की बात। तो चाहे ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करेंगे, चाहे हम इसकी बात करेंगे, सोसाइटी की बात करेंगे, चाहे हम इकोनॉमी की बात करेंगे, तो अब जो हम स्टडी करेंगे, हम ऐसा नहीं है कि पहले ऋग्वैदिक पीरियड पढ़ लेंगे उसके बाद में लेटर वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, नहीं। हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक पीरियड में क्या हुआ, फिर लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ। अगर हम ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो पहले हम तुलना करेंगे कि ऋग्वैदिक पीरियड में कहां तक ये लोग थे, उसके बाद लेटर वैदिक, साथ साथ करेंगे। वैसे ही सोसाइटी की बात करेंगे तो यहां पर क्या हुआ और यहां पर क्या था, यहां पर रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैसा था, यहां पर कौन कौन से गॉड इंपॉर्टेंट हो गए, यहां पे कौन कौन सी नदियां इंपॉर्टेंट थी, यहां पे कौन कौन सी नदियां इंपॉर्टेंट हो गई। तो ये सब चीजें जो है ना, सोसाइटी में यहां क्या हो रहा था, फिर यहां क्या होता है, तो क्या, तो इसमें दो चीजें आपको आप नोटिस कर पाएंगे। एक तो निरंतरता क्या बनी रही, यहां से यहां तक। मान लीजिए हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो उसमें निरंतरता क्या थी, या सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी बात थी जो कि कंटिन्यूटी में रही, यहां भी रही, यहां भी रही, और कौन सी ऐसी बातें रही जो यहां जाके परिवर्तन हो गया, ठीक है। कैसे देवता यहां पे चेंज हो गए, कैसे यहां पे जो नदी है, नदियों का इंपॉर्टेंस चेंज हुआ, तो वो सब यहां पे कुछ और था तो यहां पे कुछ और है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं, जैसे इधर आप देखेंगे कि इंडस सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, तो सरस्वती यहां पर सबसे पवित्र नदी थी, यहां पे जाके ये चेंज हो जाएगा। तो ये जो है, ये परिवर्तन और निरंतरता दोनों आप नोटिस कर पाएंगे एक साथ पढ़ने से। तो हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, हम एक ही साथ दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। तो अभी जो हमारा ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है, तो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन का मतलब क्या है, इसको समझिए कि मान लीजिए कि ऋग्वैदिक पीरियड का ये एक्सपेंशन है, ऋग्वैदिक पीरियड में आर्यन जो है यहां से यहां तक है, ठीक है। तो उत्तर वैदिक पीरियड में यानी यहां पर ये यहां से यहां तक आ जाएंगे अगर है, तो पूरा जो है पूरे वैदिक पीरियड में इनका जो है यहां से यहां तक का एक्सपेंशन होगा। इस चीज को अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो समझने के लिए सबसे बड़ी बात है कि एक दो पॉइंट को हम समझते, एक बात ध्यान लीजिए, जान लीजिए कि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, यूपीएससी में ये बनाएगा, क्योंकि ये पूछेगा यूपीएससी में सवाल कैसे आएगा। अभी मैं चर्चा कर रहा था कि क्या ऋग्वैदिक आर्यंस को हिमालय का ज्ञान था,
या पूर्वी हिमालय का ज्ञान था तो पूर्वी का था या पश्चिमी का था? क्या समुद्र का ज्ञान था, क्या डेजर्ट का ज्ञान था? तो ये देखिए, ये रट के आप नहीं पढ़ सकते हैं, जब मैं समझाऊंगा यहां पर। और किताबों में जो मिलता है, किताबों में हर बात लिखी हुई है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक बार ये वीडियो देखने के बाद जब आप किताबों को देखेंगे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा हाँ कॉन्सेप्ट। तो इसमें फैक्ट्स भी होंगे, ठीक है, यूपीएससी और इसके लिए पीसीएस के लिए तो यूपीएससी तो कॉन्सेप्चुअल बनाएगी, और कुछ फैक्ट्स होंगे जो पीसीएस के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर मेंस में क्वेश्चन लिखना हो तो इस कॉन्सेप्ट से आप मेंस के क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक चीज आपको समझना जरूरी है कि देखिए, एक्सपेंशन को समझने के लिए इसको एक बार फिर समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, इतना तो आपको पहले से पता है कि जो वैदिक पीरियड है, वैदिक कल्चर है, वो जो है वो कहां से कहां तक फैला हुआ था। ठीक है, तो अगर हम देखें तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में था ये वैदिक कल्चर जो था, इधर ही शुरू हुआ, इधर से ही शुरू हुआ। ठीक है, तो यहां पर कुछ चीजों को हमें समझना जरूरी है। हाँ, पहले मैं अगर देखूं तो पहले मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि इसी के बाद ही आप एक्सपेंशन को समझ पाएंगे। तो देखिए, यहां पर क्या था, पहले मैंने बताया था कि कुछ नदियां हैं यहां पर। ठीक है, ये नदियां कौन सी हैं? देखिए, ये जो है, ये देखिए, इंडस नदी है। ठीक है, ये इंडस हो गया, ये आपको इंडस के बाद ये हो गया झेलम हो गया। झेलम के बाद ये देखिएगा, यही से चेनाब हो गया, चेनाब हो गया। चेनाब के बाद आपको यही से आपको रावी हो जाएगा, रावी, और यहीं से आपको ये सतलज नदी हो जाएगी। ठीक है, सतलज, और सतलज यहां से सतलज है, और ये है सतलज से लगे व्यास नदी। लगभग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये जो है, ये एक तरह से इंडस रिवर सिस्टम है। ये है, आपको देख लीजिए, ये अगर देखें तो ये है इंडस रिवर यानी सिंधु नदी, सिंधु नदी, ये है इंडस रिवर। तो यहां पर उसके बाद झेलम है, झेलम के बाद आपको चेनाब है, सी से लिख दिया मैंने। चेनाब के बाद आपको यहां पर जो है ये है चेनाब, और रावी है, ये रावी है। रावी के बाद ये जो है ये ब्यास है, और फिर ये जो है ये सतलज है, ये आखिरी वाला। तो देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं, ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्यों मैंने बनाया है अभी बताऊंगा, और क्यों जरूरी है जानना आपके लिए। तो देखिए, ये जो है ऋग्वैदिक पीरियड में भी अगर आप जाएंगे, देखिए, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिंधु का तो नाम सिंधु ही था, इंडस ही रिवर था, और आज भी इंडस है। लेकिन झेलम को उस समय क्या बोलते थे? झेलम को वितास्ता बोलते थे। इसको चिनाव को हम बोलते थे अस्किनी। ठीक है, तो अलग अलग, रावी को परोशनी बोलते थे, ब्यास को विपाशा बोलते थे, सतलज को शत्रुदी बोलते थे। ये हम बाद में लिखवाएंगे इसको, ठीक है, ये तो अभी बताने के लिए था। तो ये देखिए, एक तो ये नदी हो गई, ये नदियां हो गई, ठीक है, और साथ साथ यहां पे एक और नदी आएगी इस तरह से,
इसको बोलते हैं सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी। कहते हैं कि भाई ये जैमिनी ब्राह्मण में ये चर्चा है कि रेफरेंस है कि भाई इसका कि ये कहीं विल्सन नामक जगह पे राजस्थान में बहती है, विल्सन नामक जगह पे जाके ये डिसअपियर हो जाती है। हाँ, आज नहीं है इसका अस्तित्व, लेकिन कहा जाता है कि आज जो घग्गर नदी है राजस्थान में वो सरस्वती का ही रूप है, ये कहा जाता है। तो ये नदियां इंडस और ये सरस्वती तक का जो है सातों रिवर को अगर एक में मिला दिया जाए तो इसको तो सप्त सिंधु क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, ये तो मेन यही हो गया। उसके बाद ये सरस्वती का भी एरिया ले लीजिए, तो पूरा सप्त सिंधु प्रदेश में एक तरह से लिया जाता है, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ठीक है, तो ये तो इंडस वाला पार्ट हो गया, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि पूरा कॉन्सेप्चुअल है ये। कॉन्सेप्ट के बगैर देखिए यूपीएससी, खासकर यूपीएससी तो रट के कर ही नहीं सकते हैं, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां से सरस्वती है, तो इंडस रिवर सिस्टम में तो ये सब रिवर है और सरस्वती जो है, सरस्वती को मिला तो सप्त सिंधु प्रदेश इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो सप्त सिंधु प्रदेश हो गया। उसके बाद मैंने बताया था कि देखिए यहां पे एक क्षेत्र होगा किसका, दिल्ली और हरियाणा का, ये मान लीजिए। हाँ, दिल्ली हरियाणा का क्षेत्र हो जाएगा, कुरुक्षेत्र भी कहा जाता है ये जो क्षेत्र है एक तरह से, तो दिल्ली हरियाणा का क्षेत्र हो जाएगा। तो इसको कहा जाता था ये ब्रह्मावर्त। ये ब्रह्मावर्त, ठीक है, ये ब्रह्मावर्त है, इसको मैं ब्लैक से ही लिखूंगा, ये ब्रह्मावर्त है। समझते जाइए, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले भी मैंने इसको समझाया, लेकिन चूंकि अभी समझाना जरूरी था इसलिए मैं समझा रहा हूं। ब्रह्मावर्त ये है, ब्रह्मावर्त को कहते हैं द सेंटर ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड। हाँ, ऋग्वैदिक काल का केंद्र भी ब्रह्मावर्त को कहा जाता है। तो ब्रह्मावर्त का क्षेत्र देखिए, ये ब्रह्मावर्त जो है ये कहते हैं कि भाई ये या तो कह लीजिए कि दिल्ली और हरियाणा का आज का जो क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के आसपास, कुरुक्षेत्र का एरिया कहते हैं वो इसे, या आप कह लें कि सतलज से लेकर यहां से देखिए, यहां से गंगा, यहां से बह रही है गंगा, ये गंगा, ठीक है, और ये यमुना। तो ये कहते हैं कि भाई यहां से लेकर सतलज से लेकर सतलज, देखिए यहां पे सतलज है, ये नदी सतलज है, यहां पर सबसे लास्ट वाला जो है सरस्वती के जस्ट पहले, सतलज से लेकर यमुना तक का अगर एरिया मान लिया जाए तो इसी को कहते थे ब्रह्मावर्त। ठीक है ना, ब्रह्मावर्त, ये सतलज से। ठीक है, उसके बाद ये जो एरिया है देखिए, गंगा यमुना दोअब, इसके आसपास का क्षेत्र, इसको कहा जाता था ब्रह्मर्षि प्रदेश। ठीक है, ये हो गया आपको ब्रह्मर्षि प्रदेश। और उसके बाद ये देखिए यहां पे है विंध्याचल पर्वत। ठीक है, जो कि यहां पे है विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत और ये हिमालय का जो क्षेत्र है, हिमालय, ठीक है, इसके बीच के क्षेत्र को बोलते हैं पूरा हम लोग मध्य देश। ये तो हो गया आपको गंगा जमुना दोअब का जो क्षेत्र है, ये हो गया कौन सा, ब्रह्मर्षि प्रदेश। देखिए ब्रह्मर्षि प्रदेश, और उसके बाद ये जो क्षेत्र हो गया, देखिए ये वाला, ये क्षेत्र जो हो गया, इसको हम सारा ये कहेंगे, ये जो है ये जो क्षेत्र हो गया, इसको हम कहते थे मध्य देश। ये पूरा इसके बीच का जो क्षेत्र है ये मध्य देश हो गया। ठीक है, मध्य देश। इसको आप लिख दीजिए ऐसे, मध्य देश। मैंने बोल दिया, अगर छोटा हो तो आप लिख लीजिएगा मध्य देश।
ठीक है, तो अब देखिए फिर से समझिएगा, ये सप्त सिंधु प्रदेश, उसके बाद ये ब्रह्मावर्त, दिल्ली हरियाणा का आज का जो क्षेत्र है या कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं ब्रह्मावर्त। गंगा यमुना दो को कहते हैं ब्रह्मर्षि प्रदेश कहते थे उस समय। और हिमालय और ये जो क्षेत्र है विंध्य पर्वत, ठीक है, तो विंध्य पर्वत यहीं पे नर्मदा भी बहेगी। नर्मदा जो है ये आपको विंध्य पर्वत और इसके नीचे सतपुड़ा है उसके बीच में बहती है नर्मदा नदी, ऐसे ही, ठीक है। तो ये मध्य देश हो गया। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जब मैं बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्सपेंशन में मैं क्या क्या बातें कर रहा हूं विस्तार में, ठीक है। तो ये मध्य देश हो गया। तो अब जब मैं बताऊंगा कि भाई ऋग्वैदिक जो लोग हैं, ठीक है, तो ऋग्वैदिक लोगों का या ऋग्वैदिक कल्चर में जो आर्यंस हैं उनको अगर देखा जाए तो कहते हैं, देखिए ये एक जो है ये यहां से ये है अरावली, ठीक है, ये अरावली, अरावली, ठीक है, ये अरावली। तो कहते हैं कि भाई ये जो ऋग्वैदिक जो लोग हैं या आर्यंस हैं तो उनको जो है अगर इस पूरे क्षेत्र को ले लिया जाए ठीक है, देखिए इस पूरे क्षेत्र को ले लिया जाए एक तरह से, तो ये ऋग्वैदिक आर्यंस का क्षेत्र हो गया। कौन सा? ये, ठीक है। ये जो है ये पूरा जो है ये ऋग्वैदिक आर्यंस का क्षेत्र हो गया। बाद में जब ये यानी कि ये ऋग्वैदिक आर्यंस का क्षेत्र हो गया। देखिए समझिएगा इसको, ये ऋग्वैदिक आर्यंस के लिए हो गया, ये ऋग्वैदिक काल का एक्सपेंशन हो गया ऋग्वैदिक पीरियड, ठीक है, ये ऋग्वैदिक पीरियड के लिए हो गया। ये ऋग्वैदिक आर्यंस का ये एक्सपेंशन यहां से यहां तक है। अभी मैं बताऊंगा कि जब ऋग्वैदिक पीरियड का एक्सपेंशन है तो इससे आपको इतना पता चल जाएगा कि ये जो एक्सपेंशन है, देखिए यहां पे जो है नॉर्थ में यहां पे तुर्कमेनिस्तान है, अगर देखें तो ये जो है ये तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान तो है ही, ठीक है, यहां तक का था। तो ये मैंने कहा था अफगानिस्तान है यहाँ पे, ठीक है, यहां पे देख ले तो अफगानिस्तान एक तरह से थोड़ा सा ये पश्चिम की तरफ जाएगा और ये थोड़ा ऊपर जाएगा, ये जो है। और इधर अगर हम देखें तो ये अरावली है, ठीक है, अरावली है। और इधर अगर हम देखें तो इधर वेस्टर्न यूपी है, वेस्टर्न यूपी है, ठीक है, अगर यहां से ले ले ये वेस्टर्न यूपी, ये तुर्कमेनिस्तान। तो आप देखेंगे कि इसका जो विस्तार है ऋग्वैदिक का पीरियड का, तुर्कमेनिस्तान, अरावली, अफगानिस्तान और इधर वेस्टर्न यूपी। अभी मैं क्लियर करके बताऊंगा, अभी मैं सारा चीज फिर एक मैप बनाऊंगा, उसके बाद सब चीज लिखूंगा भी कि कौन कौन सा क्षेत्र है। अभी आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब हम लेटर वैदिक पीरियड में बढ़ते हैं तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या होगा? लेटर वैदिक पीरियड में देखिए ये आपको गंडक तक, अभी आप जब जाएंगे आगे तो हम पढ़ेंगे जब शतपथ ब्राह्मण में, तो उसको तो पढ़ेंगे ही हम लोग। तो शतपथ ब्राह्मण में जाएंगे तो पता चलेगा, एक आपको विदेह माधव और गौतम राहुगण की कहानी है कि जो आप देखेंगे कि कहा जाता है कि दो तरह से ऋग्वैदिक आर्यों ने अपना एक्सपेंशन किया। एक तो यहाँ पर जन कहे जाते थे, जो ट्राइबल्स थे, ट्राइबल्स ग्रुप यहाँ पे जो है वो आपस में लड़ाई करेंगे और लड़ाई करके यहाँ क्षेत्र का विस्तार करेंगे। दूसरा लोहे की उससे कुल्हाड़ी से वो जंगलों को साफ करके
हाँ, और वहां विस्तार किया जाएगा। और तीसरा भी मैं बता रहा था कि जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें भी एक गौतम राहुगण और विदेह माधव की कहानी है, जिसमें आग जो विदेह माधव हैं, हाँ, उन्हें वैश्वानर वो अपने मुंह से वैश्वानर आग उनके मुंह से निकलती है और वो एक बार एक आग का गोला निकलता है, वो मैं बताऊंगा सारा। और वो आग का गोला आगे की तरफ बढ़ रहा है यहाँ से, ठीक है, और बढ़ते 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 ये गंडक नदी तक पहुंचता है, ठीक है, गंडक नदी तक पहुंचता है तो गंडक नदी में जाके वो आग बुझ जाती है। तो जहां तक ये आग पहुंचती है वहां तक ये लेटर वैदिक आर्यंस पहुंचते हैं। और मैं बाद में बताऊंगा कि मगध, जो बाद में मगध और अंग, वो इस गंडक के बाहर का क्षेत्र है। तो ऋग्वैदिक लेटर वैदिक आर्यंस का प्रभाव अभी तक मगध वाले क्षेत्र में नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये शतपथ ब्राह्मण में है, गौतम राहुगण और विदेह माधव की कहानी। तो वो हम आगे अभी देखेंगे, जब अभी इसी में एक्सपेंशन नहीं देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अब अगर आप देख रहे हैं तो इस मैथ से आपको इतना तो लग गया कि देखिए ये जो है, अब यहां से यहां तक ये एक्सटेंशन, यहां तक ये एक्सटेंशन जो है यहां से देख लीजिए, ये अब यहां तक तो किसका था, ऋग्वैदिक आर्यंस का, लेकिन यहां से अब हो जाएगा ये पूरा किसका हो जाएगा, ये लेटर वैदिक आर्यंस का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कि इसमें क्या है कि अगर हम देखें तो लेटर वैदिक पीरियड में ये पूरा हिमालय, ये हिमालय इनका क्या हो गया, पश्चिमी पूर्वी हिमालय इनका जो हो गया, ये हो गया नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है। और ये इधर विंध्य पर्वत जो है ये हो गया आपको साउदर्न पार्ट, ठीक है, साउदर्न मोस्ट पार्ट। और इधर तो अफगानिस्तान और इधर गंडक नदी, पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में गंडक नदी, इनकी सीमा हो जाएगी। तो ये अभी हम बनाएंगे, अभी एक मैप में भी, और उसको हम क्लैरिटी के साथ करके दिखाएंगे, अभी तो समझाने के लिए था आपको। और ये अभी मैंने बताया, अगर आप समझिए तो देखिए, ये तो मैं जरा, चूंकि ये लाइट कलर में है तो ग्रीन से मैंने लिखा था, लेकिन लाइट लग रहा है, तो हो सकता है कि ये कहीं आपको क्लैरिटी के साथ ये समझ में ना आ रहा हो। देखिए ये जो है, ये वाला पार्ट पूरा, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, देखिए ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये हो गया यहां तक, ये हो गया आपको ऋग्वैदिक, और फिर यहां से लेके ये आपको लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। लेकिन अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो लेटर वैदिक पीरियड में, पूरा वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें तो पूरे वैदिक पीरियड के लिए ये सारा हो जाएगा, ठीक है। और पूरे वैदिक पीरियड के लिए ये हो जाएगा आपको हिमालय, क्योंकि ये पूरा हिमालय है ना, देखिए अगर पूरे वैदिक पीरियड को देखें तो ये पूरा हिमालय का पार्ट है। तो हिमालय हो जाएगा नॉर्दर्न, साउदर्न हो जाएगा इसका एक्सपेंशन, नॉर्दर्न एक्सपेंशन हिमालय, साउदर्न एक्सपेंशन हो जाएगा इसका विंध्य पर्वत, ये विंध्य पर्वत है। और वेस्टर्न एक्सपेंशन जो है ये आपको अफगानिस्तान, और ईस्टर्न एक्सपेंशन अभी मैंने बताया कि यहां पे गंडक नदी होगी। अभी हम एक क्लियर पिक्चर भी बनाएंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए मैं अभी बता रहा था यहां से देखिए, बिल्कुल डिफरेंस कीजिएगा, समझ रहे हैं ना, ये देखिए बिल्कुल डिफरेंस कीजिएगा, ये लेटर वैदिक पार्ट वाला है, ठीक है। अभी हम फिर से बनाएंगे एक पिक्चर। अब देखिए इसमें था कि अगर आप ऋग्वेद में, इसको प्रूफ भी किया जाएगा बाद में, जब हम अगले वीडियो आएंगे तो प्रूफ भी हो जाएगा। कैसे, देखिए इसमें कहता है कि ऋग्वेद में देखेंगे तो ऋग्वेद में चर्चा है, समुद्र की चर्चा है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड, इस वाले पार्ट की चर्चा है, उसमें समुद्र को अपर कहा गया है, पूर्व कहा गया है, और भी नाम है। तो इट मींस अगर समुद्र की जानकारी है तो
ये समुद्र को उसमें परावत भी कहा गया है, ठीक है, परावत के बारे में, परावत को मीन कर रहा है, और वहां पे परावत को के लिए अपर शब्द का यूज है, पूर्व का यूज है, इस तरह का यूज है। तो इट मीन्स अगर समुद्र की जानकारी है तो ये वाला क्षेत्र भी, ये पूरा क्षेत्र जो है, ये समुद्र वाला, ये पूरा क्षेत्र एक तरह से देखा जाएगा कि कुछ ऋग्वैदिक आर्यंस के लिए हो सकता है, ठीक है ना, ये सब क्षेत्र क्लियर, क्योंकि इधर समुद्र का पार्ट है ना, देख रहे हैं इधर समुद्र का पार्ट है, ठीक है, तो ये हो सकता है। अब ये वाला, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये वाला, ये समुद्र का पार्ट, तो ये हो सकता है कि ये यहां तक का क्षेत्र हो। दूसरी बात कि मैंने कहा कि यूपीएससी में क्वेश्चन बनाता है, अब यूपीएससी में कहेगा कि भाई क्या रेगिस्तान की जानकारी थी। देखिए ऋग्वेद में रेगिस्तान के लिए, मरुस्थल के लिए, डेजर्ट के लिए इस्तेमाल किया गया है एक वर्ड धनो, आगे हम सारा डिटेल लिखेंगे, हाँ, तो धनो, और धनो कहा गया है रेगिस्तान को, तो हो सकता है ये अरावली जो है ना, इसके बाद वाला जो पार्ट है यहां पर, इसको रेगिस्तान, इस क्षेत्र को मीन किया गया हो। तो क्या रेगिस्तान की जानकारी थी, चूंकि ऋग्वेद में है तो निश्चित तौर पे ऋग्वेद तो अर्ली वैदिक पीरियड को मीन करता है, तो निश्चित तौर पे है। क्या हिमालय की जानकारी थी ऋग्वैदिक वाले लोगों को, हाँ, हिमालय की जानकारी थी, ये हिमालय ही है, ठीक है, लेकिन पश्चिमी पूर्वी हिमालय की नहीं थी। देखिए ये पूर्वी हिमालय है, ये पश्चिमी हिमालय है, तो पूर्वी हिमालय की जानकारी तो है किसको, लेटर वैदिक वाले लोगों को। देखिए अब ये सवाल बनेगा कि डिड, अगर सवाल दे देता है डिड द ऋग्वैदिक आर्यंस नो अबाउट द वेस्टर्न हिमालय, यस, वेस्टर्न हिमालय को तो जान रहे हैं, लेकिन अगर कहते हैं ईस्टर्न हिमालय को तो नहीं जान रहे, यही तक है, देख लीजिए, ईस्टर्न हिमालय को कौन जान रहा है, ईस्टर्न हिमालय को जान रहे हैं, किसको जानकारी है, लेटर वैदिक वाले आर्यंस को जानकारी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सवाल इस तरह से भी बनेगा, क्या, क्योंकि यहां पे देखिए ये जो पश्चिमी हिमालय है, पश्चिमी हिमालय में भी चर्चा आएगी, आप देखेंगे हिमवंत कहा गया है हिमालय, हिमालय की तो जानकारी है, हिमालय की जानकारी लेटर वैदिक वालों को भी है और ऋग्वैदिक वालों को भी है, ऋग्वैदिक वाले आर्यंस को भी है, क्यों, हिमालय तो ये भी है, पूर्वी पश्चिमी हिमालय कह ले फिर भी हिमालय है। तो आपको उस समय हिमालय को हिमवंत कहा जाता था, और हिमवंत जो है उसमें उसकी बहुत सारी वो चोटियां थी, ठीक है ना, पीक्स थे, तो उन पीक्स को जैसे कि मूजवंत, हाँ, शिलामंत, सुशोम, ये सब थी वहां पे, ठीक है, तो ये इधर की बात कर रहे हैं, सब इस तरफ की बात है, हाँ, अफगानिस्तान के तरफ की बात है, हाँ, तो ये जो है अगर इस तरफ की बात है अफगानिस्तान वाले क्षेत्र की, तो ये अफगानिस्तान तो पश्चिमी क्षेत्र में आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि क्या पश्चिमी हिमालय की जानकारी थी या पूर्वी हिमालय की जानकारी थी, तो ऋग्वैदिक आर्यंस को पूर्वी हिमालय की बात जानकारी थी। अगर आ जाए कि हिमालय की जानकारी थी कि नहीं थी, तो हिमालय की तो थी, लेकिन पश्चिमी हिमालय की थी, वेस्टर्न हिमालयस की थी, ईस्टर्न हिमालयस की किसको थी, लेटर वैदिक आर्यंस की, ठीक है। तो ये सब इस तरह से क्वेश्चन बनाएगा कि क्या समुद्र की जानकारी थी, ये पता चल जाएगा आपको, क्या आपको डेजर्ट की जानकारी थी, हाँ थी, अभी मैंने बताया। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये कॉन्सेप्ट से ही आप कर सकते हैं, ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट के ये होगा नहीं, और इससे क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। अब हम एक और मैप बनाएंगे क्लियर, और साथ साथ यहाँ पे एक्सपेंशन को लिखेंगे, और एक डायरेक्शन के साथ भी, नॉर्थ साउथ, हाँ, वेस्ट ईस्ट, इसके साथ भी हम एक लिख के बना लेंगे। तो अभी हम उसे बनाते हैं, इस मैप को मैं मिटाता हूं, फिर एक मैप बनाऊंगा, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम एक एक क्षेत्र को लिखेंगे यहां पर मैप के थ्रू, ठीक है। उसी तरह से एक्सपेंशन की बात हम करेंगे, एक्सपेंशन, ठीक है,
वैदिक पीरियड, ठीक है। अब यहाँ एक्सपेंशन जो होगा देखिए इसी तरह से, इधर और फिर इधर, ये अर्ली वैदिक पीरियड या पूर्व वैदिक काल, अर्ली वैदिक पीरियड, इसी को आप ऋग वैदिक पीरियड भी कहिएगा। हाँ, ऋग वैदिक पीरियड, ठीक है, या तो अर्ली कह लीजिए या ऋग वैदिक पीरियड कह लीजिए, 1500 टू 1000 BC। और इधर लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल, 1000 टू 600 BC। ये हो गया। अब हमने जो मैप बनाया था देखिएगा, समझिएगा, बस अब क्लैरिटी के साथ अब ये मैप बनाना है, उसमें तो थोड़ा समझाना था इसलिए। चलिए जी, ये मैप बन गया, ठीक है। और ये देखिए, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब देखिए जो मैंने अभी बताया है, हमने जो समझा है, हमने यही तो समझा है कि ये वाला जो क्षेत्र है देखिएगा, यहां पर जो था ये अरावली, सरस्वती तो मैंने बताया था, बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ना ही वो सप्त सिंधु प्रदेश हमें बताने की जरूरत है, बस हम ये अरावली था, ठीक है। और यही मैंने कहा था कि ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये करीब करीब का क्षेत्र, ये देखिए, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये हो गया आपको अर्ली वैदिक पीरियड का। तो अर्ली वैदिक पीरियड को अगर हम देखें यहां पर, तो दो बातें निकल के आती हैं। एक तो यहां पर अभी हमने देखा है ये जो सिंधु रिवर सिस्टम और ये यहाँ पे जो सरस्वती रिवर था, तो यहाँ पे हमने कहा था कि ये जो है ये यहाँ पर अगर हम मान लें लगभग ये सप्त सिंधु प्रदेश को हमने देखा था। और यहां पर क्या था, यहां पर हमने देखा था अभी ब्रह्मावर्त, ठीक है ना, ब्रह्मावर्त। और ब्रह्मावर्त में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, ब्रह्मावर्त में आता है दिल्ली और हरियाणा, ठीक है, दिल्ली और हरियाणा, तो ये आ जाएगा यहां पर। तो इट मींस कि देखिएगा कि ये जो पूरा क्षेत्र है, हाँ, इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आ सकता है, देखिएगा, अफगानिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का भी कुछ पार्ट आएगा। देखिए थोड़ा बहुत अंतर मैप में भी हो जाएगा, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा ना हाथ से मैप, लेकिन आपको इतना आइडिया तो लग ही गया होगा कि कौन कौन से एरिया हैं। अब जब आप किताबों को पढ़ेंगे ना तो आपकी क्लैरिटी बहुत बढ़ जाएगी। अफगानिस्तान हो गया, पार्ट्स ऑफ
पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद पंजाब आ जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर आएगा, पंजाब आएगा, ठीक है। पाकिस्तान आ गया तो पंजाब भी आ ही गया उसमें, क्योंकि यहां तक है तो देखिए। और वेस्टर्न यूपी, पंजाब भी आ गया ना, वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कैसे, देखिए ये हमने अभी बताया था ना, ये है तुर्कमेनिस्तान, इधर है अफगानिस्तान, ठीक है। और इधर आएंगे तो देखिए ये जो है वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी इसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जानकारी तो थी इनको, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है ये पश्चिमी, और ये जो है ये है अरावली, मैंने कहा था ना ये अरावली, अरावली वाला, ठीक है, अरावली वाला। तो इसको आप लिख सकते हैं, यहां पर अगर हम ऐसे बना दें, देखिए ऐसे बना दें तो यहां पे आप लिख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान नॉर्थ में, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। साउथ में क्या हो जाएगा, साउथ में अरावली, ठीक है, अरावली। वेस्ट में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, और ईस्ट में वेस्टर्न यूपी, ठीक है। वेस्टर्न यूपी उत्तर प्रदेश, थोड़ा ऊपर ही लिख देता उसको, तुर्कमेनिस्तान। तो देखिए यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान नॉर्थ में, साउथ में अरावली, ठीक है, अरावली यहां पे है, और वेस्ट में अफगानिस्तान, और ईस्ट में वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये विस्तार आपको ऋग्वैदिक आर्यंस का हो गया। दूसरी बात, अगर ऋग्वैदिक आर्यंस में देखा जाए तो 4 पार्ट हमने पढ़ा था, हाँ, कौन कौन सा हमने, ये देखिएगा, हमने पढ़ा था सप्तसैंधव और ब्रह्मावर्त, ठीक है, ब्रह्मावर्त। तो ये दोनों ऋग्वैदिक पीरियड में आ जाएंगे। ये दोनों एरिया देखिए ब्रह्मावर्त में ही तो है, हरियाणा और दिल्ली, यहां पर मैंने नहीं लिखा है तो हरियाणा और दिल्ली भी आप लीजिए, ब्रह्मावर्त में हरियाणा दिल्ली, ठीक है ना, दोनों आ जाएंगे, हरियाणा, अफगानिस्तान, पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, दिल्ली सब आ जाएगा। तो ब्रह्मावर्त तो हरियाणा दिल्ली का क्षेत्र है। तो 2 क्षेत्र आपको निश्चित तौर पे कौन कौन सा अगर आ जाए कि किस क्या ब्रह्मावर्त की जानकारी थी ऋग्वैदिक आर्यंस को, तो यस थी। सप्तसैंधव की जानकारी थी तो थी। तो इसमें 2 चीजें आ जाएंगी, 2 पार्ट ये जो है इधर आ जाएगा, एक तो आ जाएगा सप्त सिंधु प्रदेश, या आपको आप कह सकते हैं लैंड ऑफ 7 रिवर्स, ठीक है, और ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब अगर हम लेटर वैदिक आर्यंस का एक्सपेंशन देखें तो हम पहले ही बता चुके हैं कि लेटर आर्यंस का जो, अब इसके बाद यहां पे है गंडक नदी, ठीक है ना। तो यहां से आप देखिए ये है अरावली, ये है अरावली, और अरावली समझिए, या नर्मदा भी कह ले, नर्मदा रिवर भी कह सकते हैं, क्योंकि नर्मदा इसके बीच में, अरावली के बाद नर्मदा, और सॉरी ये विंध्य पर्वत, अरावली कह रहे हैं, अरावली तो ये है ना, अरावली है, ये विंध्य पर्वत, हाँ, विंध्य माउंटेन। तो ये विंध्य माउंटेन हो गया, और विंध्य माउंटेन और इधर सतपुरा, इसके बीच में बहेगी
नर्मदा। तो इसको आप विंध्य पर्वत कह ले या नर्मदा कह ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गंडक नदी है, ठीक है, गंडक। तो यहां पर गंडक तक है, पहले भी बता चुका हूं। और ये जो मैंने बताया था अभी, गंगा यमुना दोअब यानी कि ब्रह्मर्षि प्रदेश, यहां से थोड़ा इसको अगर और ये गंगा हमने बताया था, ये यमुना। तो ये अभी हमने बताया था कि गंगा यमुना दोअब का क्षेत्र जो है इसी को कहा जाएगा ब्रह्मर्षि प्रदेश, ठीक है, ब्रह्मर्षि प्रदेश इसी को कहा जाएगा। और ये हिमालय और ये विंध्य पर्वत के बीच का जो क्षेत्र है ये कहा जाएगा, अभी हमने बताया क्या, मध्य देश। तो यानी कि सीधी सी बात है कि इधर है सप्त सिंधु और ब्रह्मावत, तो इधर होगा ब्रह्मर्षि प्रदेश और मध्य देश, ये मध्य देश है, ये मध्य देश है, मैंने बताया था। तो पहले मैं लिख लेता हूं इधर का कौन सा पार्ट होगा, उसके बाद ये लिख दूंगा क्योंकि ये लिख दिया था मैंने। तो ये देखिए ऋग वैदिक पीरियड के जो पार्ट हैं लेटर वैदिक पीरियड में तो होंगे ही होंगे, तो ऋग वैदिक एक्सपेंशन तो होगा ही होगा, ऋग वैदिक एक्सपेंशन प्लस जो लेटर वैदिक पीरियड में है। तो लेटर वैदिक पीरियड में कौन कौन सा आ जाएगा, देखिए लेटर गंगा यमुना दोअब, गंगा यमुना दोअब, गंगा यमुना दोअब को ही कह रहे हैं क्या, ब्रह्मर्षि प्रदेश, ठीक है। एंड बिहार अप टू गंडक रिवर, गंडक रिवर, गंडक नदी तक बिहार में, गंडक एंड बिहार अप टू गंडक रिवर, ठीक है, ये गंडक रिवर है ये वाला, ठीक है। तो अब देखिए ऋग वैदिक एक्सपेंशन तो है, ये सारा एक्सपेंशन जो है ये लेटर वैदिक पीरियड में भी रहेगा क्योंकि अब तो ये पूरा हो गया ना। उसके बाद गंगा यमुना दोअब ये वाला पार्ट, और फिर एंड बिहार अप टू गंडक रिवर, तो ये गंडक रिवर यहां पर है। तो इसको अगर हम बनाएंगे तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, देखिए अगर नॉर्थ की बात करें इसके एक्सपेंशन की, तो नॉर्थ की बात करते हैं तो ये गंडक रिवर, सॉरी हिमालय, ये हिमालय, ठीक है, तो हिमालय हम लिख देते हैं यहां पर, हिमालय। साउथ की बात करें तो विंध्य पर्वत, विंध्य माउंटेन, विंध्य लिख दिया मैंने। अगर पश्चिम की बात करें तो फिर पश्चिम में इधर, तो अगर पूरे की बात करेंगे ना, पूरे की बात लेटर वैदिक पीरियड में तो हम पूरे की बात करेंगे, तो यहां पर आपको देखेंगे तो ये अफगानिस्तान ही है, पूरे वैदिक पीरियड की बात अब हो जाएगी। और इधर की बात अगर हम करेंगे तो गंडक, ये गंडक नदी देखिए। अब अगर आ जाए एग्जाम में कि गंडक, ये जो गंडक नदी है, हाँ, इसकी जानकारी क्या ऋग्वैदिक आर्यंस को थी, ऑब्वियसली नहीं होगी, कैसे होगी, इनका एक्सपेंशन तो यही तक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। गंडक को बोलते थे साडी नाला वैदिक पीरियड में, ठीक है, साडी नाला बोलते थे, वो मैं लिखवाऊंगा बाद में, जब इसकी बात करूंगा, नदियों की बात भी होगी अगले वीडियो में, तो वहां पे सारा लिखवाऊंगा। तो इस तरह से हमने देखा कि लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो हिमालय इसका नॉर्दर्न पार्ट, साउदर्न पार्ट, साउदर्न एक्सपेंशन विंध्य रीजन, हाँ, नर्मदा भी लिख सकते हैं क्योंकि नर्मदा भी यहीं पे है, और अफगानिस्तान इसका वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न एक्सपेंशन,
गंडक इसका ईस्टर्न एक्सपेंशन। सिमिलरली हमने देखा तुर्कमेनिस्तान, नॉर्दर्न एक्सपेंशन, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान, वेस्टर्न एक्सपेंशन। अरावली, साउदर्न एक्सपेंशन। और वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न एक्सपेंशन। यानी तुर्कमेनिस्तान साउथ में, नॉर्थ में, अरावली साउथ में, अफगानिस्तान वेस्ट में यानी पश्चिम में, और ईस्ट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये यहां वेस्टर्न है। तो ये आपको बिल्कुल आपके पास एक्सपेंशन दोनों का आ गया। एक तो आ गया खाली यहां से यहां तक का ऋग्वैदिक लोगों का, यहां से यहां तक का ये एक्सपेंशन है। और ये पूरे का एक तरह से जब लेटर वैदिक पीरियड में जाएंगे तो पूरे का लिखेंगे, तो ये हम पूरा का पूरा एक्सपेंशन है। तो अगर पूछा जाए कि कभी एग्जाम में कि ऋग्वैदिक आर्यंस का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट अगर पूछा जाए, हाँ एक्सपेंशन, तो तुर्कमेनिस्तान। साउदर्न मोस्ट एक्सपेंशन पूछा जाए तो अरावली। वेस्टर्न मोस्ट एक्सपेंशन पूछा जाए तो अफगानिस्तान। ईस्टर्न मोस्ट एक्सपेंशन पूछा जाए तो पश्चिमी यूपी, वेस्टर्न यूपी। इसी तरह से अगर लेटर वैदिक पीरियड में या पूरे वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो नॉर्थ में हिमालय, साउथ में विंध्य, और अफगानिस्तान वेस्ट में, और ईस्ट में गंडक नदी जो है बिहार की, वो इसका एक्सपेंशन है चारों दिशाओं का। अब एक बात यह रह गई कि हमने ये बताया था इसमें कि सप्त सिंधु प्रदेश और ब्रह्मावर्त किसमें है, ऋग्वैदिक पीरियड में है। तो यहां पर भी है। तो यहां पे कौन कौन सा, अभी मैंने बताया गंगा यमुना दो, ब्रह्मर्षि प्रदेश, और हिमालय और ये विंध्य के बीच में का क्षेत्र क्या है, ये है मध्य देश। तो अब लेटर वैदिक पीरियड में मध्य देश और ब्रह्मर्षि प्रदेश। देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं, एक तो ब्रह्मर्षि प्रदेश, ब्रह्मर्षि प्रदेश, हाँ, और दूसरा हो जाएगा मध्य देश। मध्य देश, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रह्मर्षि प्रदेश और मध्य देश। ब्रह्मर्षि प्रदेश ये वाला और ये वाला मध्य देश पूरा, तो ये हो जाएगा लेटर वैदिक पीरियड का। देख लीजिए, ये मैप की दिमाग में अगर आप सेट कर लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। सप्त सिंधु प्रदेश या लैंड ऑफ 7 रिवर्स, ये आपको आ जाएगा कहां पे, ऋग्वैदिक पीरियड में। और ब्रह्मावर्त भी आ जाएगा ऋग्वैदिक पीरियड में। तो ये दो आपको इधर दो और इधर दो पार्ट जो मेन एरिया है, हाँ, जो उस समय के हिसाब से कहा जाता था, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा। ब्रह्मर्षि प्रदेश, ब्रह्मावर्त, और ब्रह्मावर्त को कहा जाता था, मैंने बताया, सेंटर ऑफ द ऋग्वैदिक कल्चर, हाँ, ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र इसको कहा जाता था ब्रह्मावर्त को। और ब्रह्मावर्त हो या दिल्ली और हरियाणा हो तो बात एक ही है, ठीक है ना। तो इसको भी आपको समझना होगा कि ब्रह्मावर्त कहा किसको जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा हमने एक्सपेंशन समझ लिया। अब अगर कभी भी कोई सवाल आ जाए, हाँ, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, सिर्फ आपको मैप को ध्यान में रखना है। हाँ, जैसे इधर पूछा जाएगा कि भाई क्या पश्चिमी हिमालय की जानकारी थी, तो हाँ थी ऋग्वैदिक पीपुल को। पूर्वी हिमालय की नहीं थी, लेकिन खाली हिमालय पूछा जाए तो हिमालय की तो है। अगर लेटर वैदिक पीरियड में देखा जाए तो इधर भी बहुत सारे ये हैं पर्वत है, तो उसकी जानकारी थी कि नहीं थी लेटर वैदिक लोगों को। जैसे इधर है आपको मैनाक, हाँ, काउंच, ये सब जो है हिमालय के पूर्वी पार्ट में है, पूर्वी हिमालय में है, यानी कि ईस्टर्न हिमालय में है। तो हम लेटर वैदिक आर्यंस को मैनाक क्यों या काउंच जो पर्वत से चोटियां हैं उसकी जानकारी थी। ये मैं सारा लिखवाऊंगा आगे, अगले वीडियो में सबकी चर्चा होगी। जो हमने बताया था हिमवंत, हाँ, जो हिमालय को कहा जाता था, उसकी पीक्स, उसके पीक्स थे, हाँ, मुंजवंत,
शिलावंत, हाँ, शर्यानावंत, हाँ, ये सब चीजें जो है सुषोम, वो सब, और इधर का भी वो सारा लिखवाऊंगा, नदियों का भी लिखाऊंगा कि नदियां कौन कौन सी थी, और इससे ये प्रूफ भी हो जाएगा कि ये एक्सपेंशन जो है वो सही है। जब मैं आऊंगा ना तो इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए आप पढ़िएगा उधर, तो आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाएगा। तो ये सारा का सारा ये पार्ट्स भी आप याद रखेंगे। अगर ये आप कॉन्सेप्ट समझ लिए तो ये ऑटोमेटिक आप निकाल लेंगे कि कौन सा पार्ट कहां पे है, अफगानिस्तान है कि नहीं, पाकिस्तान है कि नहीं, जम्मू कश्मीर है कि नहीं, पंजाब है कि नहीं, वेस्टर्न यूपी है कि नहीं, हरियाणा दिल्ली है कि नहीं। क्लियर है? इधर भी आपको रिक्वायरिंग पार्ट तो है, गंगा यमुना द्वीप दिखाई दे रहा है, इसी को तो कह रहे हैं गंगा जमुना द्वीप को ब्रह्मर्षि प्रदेश, ठीक है, और मध्य देश बाकी। अब एक चीज और कि ये मध्य देश और ये पूरा नॉर्थ का पार्ट जो है ना, इसको आर्यावर्त कहा जाता है, ठीक है ना, आर्यावर्त, पूरा नॉर्थ का जो पार्ट हो जाएगा ये आर्यावर्त हो जाएगा, और ये भारत का दक्षिणावर्त हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।